मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाएं ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। इसके पहले मैं आप लोगों को एक नोटिफिकेशन बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे साथ इस वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जितने भी सर्किल के आपके दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जुड़े। ठीक है, इस वीडियो से केवल आप ही फायदा ना ले, जितना मेहनत मैं आप लोग के लिए करता हूँ थोड़ा सा आप लोग भी इस वीडियो के साथ प्यार दिखाएं और सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ये भी आप बताएं। ठीक है, तो चलिए, तो हमने आपको दिल्ली में पढ़ा दिया था कौन सा, ऐबक पढ़ा दिए। इसके बाद ऐबक के बाद आराम शाह पढ़ा दिए, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश पढ़ा दिए। अगला शासक जो है वो आपका है रजिया सुल्तान। कौन सा? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, तो इसका कार्यकाल 1236 से 1240 तक चला था। ठीक है, 1236 से 1240 तक। तो देखिए, अब ये क्या थी कि इल्तुतमिश जो था अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी इसको घोषित कर दिया था। किसको? रजिया सुल्तान को। ठीक है, लेकिन जो 40 इल्तुतमिश जो 40 दलों का, तुर्क सरदार के जो 40 दलों का गठन किया था, वह इसको देख नहीं सकते थे क्योंकि यह एक महिला थी और वह नहीं चाहते थे कि एक महिला हमारे ऊपर क्या करे, शासन करे, जिसके चलते वो रजिया सुल्तान को पसंद नहीं करते थे। ठीक है, और वह अपने तरफ से रुकनुद्दीन, किसको? रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन को क्या किए? शासक बना दिए। क्या किए? शासक बना दिए। ठीक है, लेकिन रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश ने ही कहा था कि अगर किसी के भी साथ अन्याय हो तो वह लाल कपड़ा पहनकर शुक्रवार के दिन मस्जिद के सामने कोई भी जा सकता है, उसके साथ न्याय होगी। इसी एवज में रजिया सुल्तान ने भी क्या किया कि लाल कपड़ा पहन के और शुक्रवार के दिन मस्जिद के सामने चली गई। और वहाँ पे जबकि मस्जिद से लोग बाहर निकले तो वहाँ से उन्होंने क्या किया कि इससे मतलब कि पूछा क्या कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तो उसने अपनी सारी प्रॉब्लम को बताया। तो पब्लिक के सपोर्ट से, ठीक है, जनता के डिमांड पे रजिया सुल्तान को क्या किया गया? शासक बनाया गया। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ से सवाल पूछा जाता है रजिया सुल्तान से कि वह महिला कौन थी? यह प्रथम महिला थी, प्रथम महिला शासक। ठीक है, यह प्रथम महिला शासक थी। तो यह पूछा जाता है कि मतलब कि भारत का प्रथम महिला शासक कौन थी, तो आपका रजिया सुल्तान हो जाएगी। ठीक है, आराम से समझ सकते थे। ठीक है, रजिया सुल्तान हो जाएगी। ठीक है, अब क्या था कि रजिया सुल्तान जो थी यह पुरुषों की भांति ही क्या करती थी? कपड़ा लत्ता पहनती थी, पगड़ी वगैरह बांधती थी, जो कि तुर्क सरदारों को बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है, बिल्कुल ही क्या हो रहा था? पसंद नहीं आ रहा था। और रजिया सुल्तान भी समझ चुकी थी कि जो चालीसा दल के लोग हैं, यानी कि तुर्क सरदार हैं, ठीक है, वो मुझे क्या कर रहे हैं? पसंद नहीं कर रहे हैं। जिसके एवज में इसने मलिक यातुक, किसको? मलिक यातुक, मलिक यातुक को अब मलिक याकुत को, ठीक है, मलिक यातुक को अपने सलाहकार के रूप में क्या किया? अपने पास रख लिया। ठीक है, मलिक यातुक को अपने सलाहकार के रूप में लिख लिया। अब ये जब ये मलिक याकुत जो रजिया सुल्तान का सलाहकार बना तो वह रजिया सुल्तान के साथ हमेशा रहता था। ठीक है, और इसी का फायदा उठाकर 40 दलों ने, यानी कि तुर्क सरदारों ने क्या किया? हल्ला उड़ा दिया कि रजिया सुल्तान यह मलिक यातुक के साथ क्या हुई है? फंसी हुई है। ठीक है, मतलब कि इसके साथ प्रेम संबंध में ये बंधी हुई है। ठीक है, लेकिन अगर खुद सोचिए कि अगर आप एक मतलब कि राजा होते और आपका कोई मंत्री होता या सलाहकार होता तो वो आपके साथ मैक्सिमम टाइम क्या होता? बिताता, आप ही के साथ सबसे ज़्यादा वो रहता। ठीक है, लेकिन मलिक याकुत भी रहती थी, लेकिन ये क्या थी? एक महिला शासक थी और ये पुरुष था, जिसका फायदा उठाकर 40 दलों ने, तुर्क सरदारों ने अफवाह फैला दी। ठीक है, इसके बाद क्या था कि एक जगह था पंजाब में। ठीक है, पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है तवर हिंद। तवर हिंद।
तवर हिंद कहाँ है? तो ये आपका पंजाब में है, ठीक है। तो यहाँ का इक्तादार पहले पहले ही मैंने बताया था कि इक्ता प्रथा किसने चालू किया था? इल्तुतमिश ने, यानी कि वेतन के बदले आपको भूमि देना स्टार्ट कर दिया था। तो ये पंजाब के क्षेत्र में, तवर हिंद के पंजाब के क्षेत्र में एक इक्तादार था जिसका नाम मलिक याकूत था। इक्तादार मलिक अल्तुनिया, मलिक अल्तुनिया था, ठीक है। और यह जैसे रजिया सुल्तान थी राजा बनी, तो इसने घोषणा कर दिया कि मैं किसी भी महिला को राजा नहीं मानता हूं, और इसका यह विरोध करने लगा, जिसको सुन के रजिया सुल्तान ने इस पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, ठीक है। रजिया सुल्तान इस पर क्या कर दी? आक्रमण कर दी। अब जब यह आक्रमण की मलिक अल्तुनिया पे रजिया सुल्तान ने आक्रमण किया, तो एक 40 दल वाले तो इसको इसी तरह देख नहीं पाते थे, ठीक है। तो 40 दलों ने इसका सपोर्ट ही नहीं किया, ठीक है। जिसके कारण ये क्या हुआ कि ये हारने लगी। युद्ध में क्या हुआ कि इसकी हार होने लगी। जब ये अपना हार देखते हुए, रजिया सुल्तान ये अपना हार देखते हुए मलिक अल्तुनिया को ऑफर कर दिया कि तुम मुझसे शादी कर लो। मतलब कि शादी का क्या किया? ऑफर दे दिया, ठीक है। शादी का ऑफर दे दिया इसे, और इसने भी क्या किया कि रजिया सुल्तान से इसने शादी कर ली, ठीक है। क्योंकि ये भी लालच में था कि अगर मैं इससे शादी कर लेता हूं तो दिल्ली के गद्दी पर मुझे बैठने का मौका मिल जाएगा। तो इसने फटाक से क्या किया कि रजिया सुल्तान से शादी कर ली, ठीक है। अब जब रजिया सुल्तान से शादी होने के बाद जो 40 दल वाले थे, यानी कि तुर्क सरदार थे, वो और भी बौखला गए, ठीक है, कि अब तो इसे किसी पुरुष का सपोर्ट मिल गया, ठीक है। तो इसने 40 दलों ने एक दिमाग लगाया, एक प्लान बनाया। जब यह पंजाब से दिल्ली की तरफ आ रही थी, तो 40 दलों ने डाकुओं को क्या कह दिया कि कुछ व्यापारी पंजाब से दिल्ली आ रहे हैं, तुम लोग उनको लूट लो, हत्या करके लूट लो, ठीक है। अब इसी एवज में देखिए, अगर डाकुओं को ये पता होता, ठीक है, डाकुओं को ये पता होता कि ये रजिया है, तो वो कभी आक्रमण नहीं करते, ठीक है। क्योंकि एक डर बहुत बड़ी चीज होती है, नाम का प्रभाव का डर जो होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो वो डाकुओं को क्या लगा कि ये कोई व्यापारी है, व्यापारी मेरा क्या कर सकते हैं, और इसी एवज में क्या किया कि इन्होंने अटैक करके रजिया सुल्तान और पर्स अल्तुनिया की क्या कर दी? हत्या कर दी। बाद में जब उन्होंने देखा तो मतलब कि वो भाग खड़े हुए कि मैंने तो रजिया सुल्तान का हत्या कर दिया, ठीक है। लेकिन तो ये पंजाब के कैथल, हरियाणा के कैथल में, हरियाणा के कैथल में रजिया की हत्या 1240 में हो गई। किसमें? 1240 में हो गई। इसके एवज में अल्तुनिया का भी वहीं पे हत्या हो गया, ठीक है। अब ये चीज देखने के बाद, ठीक है, ये चीज देखने के बाद 40 सरदारों ने दिल्ली में क्या किया कि याकूत की, ये जो मलिक याकूत था, मलिक याकूत की भी हत्या 40 तुर्क सरदारों ने कर दी, ठीक है। क्या किया? इसकी भी हत्या इन्होंने कर दी। देखिए, तो रजिया, एक सवाल ऐसा पूछा जाता है कि रजिया के बारे में, ठीक है, जब आप पीसीएस वगैरह में जाइएगा, ये सब तो आपको एक वन लाइनर टाइप का हो गया, लेकिन जब आप स्टैंडर्ड क्वालिटी का एग्जाम देते हैं, तो वहाँ सवाल आपको अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि क्या रजिया सुल्तान एक अयोग्य शासक हुई या नहीं? तो देखिए, ये एक असफल जरूर हुई, लेकिन ये एक योग्य शासक थी, ठीक है। ये योग्य शासक थी। केवल किस कारण से ये असफल हो गई? तो केवल इसको महिला होने के चलते ये क्या हो गई? असफल हो गई। याद रखिएगा कि महिला होने के चलते रजिया सुल्तान क्या हुई कि असफल हो गई, ठीक है, ठीक है। तो आराम से समझिए, अगर असफलता का कारण पूछे, ठीक है, असफलता का कारण महिला होना, क्या होना? महिला होना ये था, ठीक है। तो इतिहासकारों का कहना है
कि अगर रजिया महिला ना होकर एक पुरुष होती तो भारत के इतिहास में इसका भी नाम लिखा जाता। ठीक है, समझ में आ गया कि इतिहासकारों ने कहा है, खुद अपने मतलब कि इतिहास, बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने कहा है कि अगर रजिया सुल्तान एक महिला ना होती तो यह भारत के इतिहास के पन्नों में लिखी जाती। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, देखिए अब इसके बाद रजिया सुल्तान के बाद कुछ अयोग्य शासक आते हैं। ठीक है, अयोग्य शासक आते हैं जो कि इतने दमखम वाले नहीं थे। ठीक है, और उनसे क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसके बाद बहराम शाह आता है। यह मात्र 2 साल शासन ही करता है। 2 साल, कब से? रजिया सुल्तान की मृत्यु 1240 में होती और ये 1242 तक ही क्या था, शासन किया। एक यह अयोग्य शासक था और यहाँ से कोई भी सवाल आपसे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद इसके तुरंत मतलब कि 2 साल के बाद एक तुरंत अयोग्य शासक नसीर उद्दीन शाह, अलाउद्दीन मोहम्मद शाह बने। अलाउद्दीन मोहम्मद शाह। ठीक है, ये 1242 से 1246 तक शासन किया। ठीक है, और ये भी अपने शासन काल में अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, थोड़ा सा ये हो गया था, अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो ये 1242 से 1246 तक शासन किया था। ठीक है, और ये अपने शासन काल में कुछ भी नहीं कर पाया था। लेकिन इसके बाद जो शासन आते हैं उनके बारे में सवाल पूछा भी जाता है और उनके बारे में आपको जानकारी रखनी भी चाहिए। नसीर उद्दीन शाह, ठीक है, यह आपका 1246 से 1266 तक शासन करता है। 1246 से 1266 तक शासन करता है। और इसको जानने का जरूरत यह है कि देखिए सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं, मैं बता रहा हूँ। डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है जो लो कैटेगरी के एग्जाम होते हैं, MTS, LDC, SSC। ठीक है, जैसे आप PCS के लेवल में जाते हैं सवाल पलट जाता है। यहीं से सवाल पूछे जाते हैं कि सबसे खर्चीला, दिल्ली के शासन काल में सबसे कम खर्चीला शासक कौन था? तो यही नसीर उद्दीन शाह। यही अपना टोपी बीनकर जीवन यापन किया है। इस तरीके से कहानी इसके बारे में है, तो इसके बारे में हम लोग कहानी जानेंगे। ठीक है, सबसे इसका पहला स्टेप लिखिएगा, सबसे कम खर्चीला शासक। ठीक है, सबसे कम खर्चीला शासक आपको इसका कहा गया है। ठीक है, जिसको मृतव्यापी कहा गया है। सॉरी, भी कहा गया है। ठीक है, यह ऐसा शासक था, अगला लिखिएगा कि टोपी बीनकर जीवन यापन किया। ठीक है, टोपी बीनकर अपना जीवन यापन किया। ठीक है, आराम से। तो ये आपका सवाल PCS लाइक है और ये सवाल SSC या लो कैटेगरी के एग्जाम तक है। ठीक है, अब इसने एक चीज किया था कि ये देखते हुए आ रहा था ऊपर से कि क्या कर रहे थे कि 40 दल वाले अपना राजा बना रहे थे। ठीक है, ये भी 40 दलों के सहयोग से ही राजा बना था, लेकिन यह समझ चुका था कि मैं भी ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूं। इसीलिए इसने अपना एक गुलाम कौन सा था? बलवन को 40 दलों में शामिल कर दिया। क्या कर दिया? शामिल कर दिया। ठीक है, 40 दलों में इसने क्या किया? शामिल कर दिया। ठीक है, और इसी ने
पूछा जाता है सवाल, इसी ने बलवन को एक उपाधि दिया था जिसका नाम था आपको बलवन को उल्लू खान। क्या कर दिया? उल्लू खान की उपाधि दिया था। तो ये सब जो सवाल है 1 2 3 आपके 3 जो स्टार है वो सब एसएससी के नीचे के जितने भी एग्जाम होते हैं वो होता है। एक ओनली फॉर ये जो कोई स्टार है ये आपके पीसीएस लाइक सवाल है। ठीक है, ठीक है। एक सवाल ऐसा पूछा जाता है कि किसके समय में बलवन का शक्ति बढ़ गया था, मतलब कि उसका पावर कहिए या उसकी शक्तियां बढ़ गई थी। तो बलवन की शक्ति, देखिए बलवन की शक्ति नसरुद्दीन शाह के समय में ही बढ़ गया था, क्योंकि एक तो ये राजा था और इसने इसका सपोर्ट किया था और उल्लू खान की उपाधि भी दे दी। 40 दलों के में सरदार में उसने मतलब कि इसे अपना रख भी दिया। ठीक है, तो इसका सपोर्ट के कारण, ठीक है, किसका? नसरुद्दीन शाह की सपोर्ट के कारण बलवन की शक्ति उसी के समय में बढ़ चुकी थी। और देखते ही देखते इसके बाद क्या होता है कि बलवन अपना शासनकाल चलाने लगता है। ठीक है, तो हम लोग बलवन के बारे में देखते हैं। अब हम लोग बलवन के बारे में देखें। 1266 से 1287 तक बलवन, 1266 से 1287 तक यह शासक था। ठीक है, शासक था। तो ऐसा कहा जाता है, देखिए ऐसा कहा जाता है कि यह ईरान का, ठीक है, कहाँ का? ईरान का रहने वाला था। ये जो था ईरान का रहने वाला, कहाँ का था? ईरान का रहने वाला था। लेकिन उसके सपोर्ट से ये 40 दल में था और धीरे धीरे ये 40 दल में चला गया। ठीक है, इसने एक ईरानी पद्धति लाया। ठीक है, इसने एक ईरानी पद्धति लाया जिसका नाम था सॉरी शहजाद पैगोस। शहजाद और पैगोस नामक ईरानी पद्धति लाया। तो ये सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा शहजाद और पैगोस नामक ईरानी पद्धति लाया था? तो ये बलवन ही क्या करे था कि ये चीज लेके आया था। ठीक है, और इसी के बाद नौरोज त्योहार भी इसी ने मनाना प्रारंभ किया था। नौरोज त्योहार मनाना किसने प्रारंभ किया? तो बलवन ने ही नौरोज त्योहार मनाना प्रारंभ किया। राजा का राजस्व सिद्धांत को भी लागू किया। ठीक है, राजा के राजस्व सिद्धांत को भी क्या किया? लागू किया। ठीक है, अब आगे आप देखेंगे तो बलवन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसने कहा था कि राजा जो होता है ईश्वर का क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। ठीक है, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि, राजा क्या होता है? राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और राजा ही सर्वश्रेष्ठ होता है। ईश्वर के बाद क्या होता है? राजा ही होता है। तो सब लोगों को राजा के मतलब कि क्या करना चाहिए? राजा के बात को मानना चाहिए। ठीक है, अगर जो नहीं माने तो उस पर कार्रवाई करना चाहिए। इसी के चलते इसने लोह एवं रक्त की नीति, लोह एवं रक्त की नीति अपनाया। ठीक है, लोह एवं रक्त की क्या की? इसने नीति अपनाई, यानी कि आक्रमण की नीति अपनाया। ठीक है, तो ये सवाल पूछा जाता है कि लोह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया? तो बलवन। राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व होता है, ये किसने कहा था? तो बलवन ने कहा था। नौरोज त्योहार किसने मनाना चालू किया? तो बलवन ने। शहजाद और पैगोस नामक ईरानी पद्धति कौन लाया? तो बलवन ने लाया। बलवन कहाँ का था? तो ईरान का था। ठीक है, इसके बाद अब बलवन जो था सब कुछ जान चुका था। ठीक
ठीक है, किसके बारे में? 40 दलों के बारे में। ठीक है, तो बलवन 40 दलों के बारे में जान चुका था, इसीलिए 40 दलों का अंत किसने कर दिया? बलवन ने कर दिया। तो आपसे अगर सवाल पूछे कि 40 दलों का अंत किसने किया, तो 40 दलों का अंत आपको बलवन ने ही कर दिया। ठीक है, इसके बाद बलवन ने उत्तर प्रदेश में एक मस्जिद बनाया। उत्तर प्रदेश में एक मस्जिद, ठीक है, क्या किया? मस्जिद बनवाया जिसका नाम आप गणमुक्तेश्वर। उत्तर प्रदेश में एक मस्जिद बनाया जिसका जो कि मुक्तेश्वर स्थान पे था। कहां पे था? गणमुक्तेश्वर स्थान पे एक मस्जिद बनाया था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद ये भी बेचारे आपका इनका भी कार्यकाल क्या होता है? खत्म हो जाता है। इसके अगला शासक जो होता है केकुआबाद। कौन होता है अगला शासक? अगला शासक आपका होता है केकुआबाद। ठीक है, आगे चलें। तो अगला शासक जो होता है केकुआबाद होता है। यह क्या था? यह भी एक अयोग्य शासक था जिसका कोई भी यहाँ पे वैल्यूएशन नहीं थी। ठीक है, इसके बाद अगला शासक जो था केकुआबाद के बाद, केकुआबाद क्या था? एक अयोग्य शासक था। तो इसका भी जिस तरह के बहुत देखिए दिल्ली के शासन काल में जो गुलाम वंश में थे उसमें बहुत सारे अयोग्य शासक हुए हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और इस मतलब कि इस गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था, ठीक है, गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स कौन था? क्यूमर्स था। ठीक है, तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? क्यूमर्स था। और क्यूमर्स भी कोई एक योग्य शासक नहीं था, ये भी एक अयोग्य शासक था जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दिया। इसकी हत्या किसने कर दी? जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या करके और खिलजी वंश का क्या किया? स्थापना कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो आपको देख लिए कि आपको गुलाम वंश क्या हुआ? फिरोज शाह। ठीक है, ऐसा कभी कभी बुक में भी लिखा रहता है कि इसकी हत्या फिरोज शाह ने किया। ठीक है, लेकिन इसी फिरोज शाह को अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है, जलालुद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलालुद्दीन खिलजी भी कहा गया है। ठीक है, अब देखिए, अब हम आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस दे देते हैं कि पहला ऐबक टोटली आराम से आप देखते चलेंगे। ऐबक आराम सा इल्तुतमिश के बाद रजिया, रुकनुद्दीन, पांचवा में रजिया, इसके बाद छठा में बहराम शाह। ठीक है, इस तरीके से बहराम शाह, मसूद शाह, ठीक है, और आठवां में आपसे हो गया कौन सा? नसरुद्दीन शाह।
इसके बाद आपका बलवन, और 10 में आपका हो गया कौन, केकुबाद, केकुआबाद क्यूमक्स, 11 में क्यूमक्स। तो आप यहाँ पे देखें, ये टोटली आपका क्या हुआ, गुलाम वंश के राजा हो गए। एवं योग शासक, ठीक है, आराम शाह अयोग, ठीक है, इसके बाद रुकू, ये भी अयोग, रजिया, बहराम शाह, मसूक शाह, कुछ किया, केकुआबाद और मार्क्स। यानी कि आप टोटल 11 में 1 2 3 4 5 ऐसे राजा को देख रहे हैं कि जो कि कुछ ना कुछ गुलाम वंश में काम किए हैं। जबकि रजिया के बारे में कुछ वैसा खास नहीं है, नसरुद्दीन शाह के बारे में भी वैसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो आप देख लिए यहाँ पे आपका दिल्ली के शासन काल का जो गुलाम वंश था वो खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि खिलजी वंश के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी यानी कि फिरोज शाह था। ठीक है, तो हमारे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से इस वीडियो के साथ प्यार बनाए रखें और जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। ठीक है, और अपने सर्किल के जितने सारे लड़के हैं, भाई बंधु हैं, सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जुड़ने का कोशिश करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए।